नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती निकाली गई है, तो उससे संबंधित उसकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इस संबंध में हम आपको इसमें बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें कितने पदों पर भर्ती हो रही है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, इसमें फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन किए जाएंगे, इसके अलावा आयु सीमा क्या रहेगी और उनमें छूट कितनी रहेगी, और भी अन्य जानकारी कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मोटी मोटी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तब आपको जानकारियों का पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें अंदर होने वाली है। तो देखिए, इसके अंदर प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से ये भर्ती निकाली गई है राजस्थान सरकार द्वारा। तो इसमें कुल टोटल जो पद हैं 52,453 पदों पर यह भर्ती की गई है। और इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 5,522 पद हैं। यानी नॉन टीएसपी के 46,931 और टीएसपी के 5,522 पद। तो इसमें देखिए, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जो विभिन्न कार्यालयों और अधीनस्थ विभागों के लिए तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है। पद का नाम गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931, अनुसूचित क्षेत्र के 5,522, कुल टोटल 52,453 पदों पर यह भर्ती की गई है। अब देखिए साथियों, इसके अंदर पहले विशेष नोट दिया गया है कि ऑनलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य भरें और इसमें विज्ञप्ति को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आए तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से उसको पढ़ करके समझ करके उसके बाद में फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको करनी है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वही है कि आपको SSO ID की ज़रूरत होगी। तो जो पहली बार फॉर्म भरेंगे उनको SSO ID जनरेट करनी होगी। तो SSO ID जनरेट करने के बाद में आपको OTR करना होगा और आपके जो शैक्षणिक और अन्य जो सूचनाएं हैं OTR में वो आपको भरनी होगी। तो आप OTR है वो आपके जनाधार कार्ड के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से या 10वीं की अंक तालिका के माध्यम से आपको OTR में रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि जो डाटा फेच किया जाएगा तो वो OTR में जो भी आप जैसे आधार, जनाधार या 10वीं की अंक तालिका, उससे आपका डाटा फेच किया जाएगा। जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है, DOB है, ये सारी चीज़ें एक बार फेच करने के बाद में वो अपने आप उसमें डाटा उसमें से कैप्चर करके और ऑटोमेटिक भरेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, यदि किसी के आधार कार्ड के अंदर कोई समस्या है, नाम के अंदर, पिता के नाम में या DOB में, तो वो पहले उसको शुद्ध करवाएं। शुद्ध करवाने के बाद ही आप उसमें फॉर्म अप्लाई करें। क्योंकि अभी जो इस भर्ती के अलावा अन्य भर्तियां भी राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है। तो जैसे आप अभी आपने डाटा उसके अंदर फेच कर दिया और आपके आधार कार्ड में या जनाधार कार्ड में कोई त्रुटि है, तो अगर वो सही नहीं है, डाटा एक बार फेच हो गया, तो फिर उसको यानी आपको संशोधन करने का जो बहुत उसमें कठिन कार्य होता है, वो संशोधन नहीं हो पाता जल्दी से। तो आप उसको पहले ही संशोधन कर लें, पहले उसको सही करवा करके फिर आप उसमें फॉर्म भरें। तो आपको इसके अंदर OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इसके अंदर शुल्क जमा करवाना है और शुल्क जमा करवाने के बाद में आपको इसमें फॉर्म भरना है। तो आपसे ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं या आप खुद भरना चाहें तो खुद भी इसके अंदर भर सकते हैं, आपको SSO के माध्यम से। तो इसके अंदर साथियों जो फीस है वो आवेदन पत्र में जो नवीनतम फोटो आपको 1 माह से अधिक पुरानी उसमें अपलोड नहीं करनी है और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में दृश्य चिन्ह विजिबल मार्क भरना उसको अनिवार्य है। तो आधार कार्ड तो एक विधि का चयन करने का आपको विकल्प उपलब्ध होगा। तो आप आधार कार्ड के माध्यम से इसमें सत्यापित कर सकते हैं। तो इसमें उसके बाद में आधार कार्ड नहीं है तो
इसमें 3 विकल्प उसको भरना होगा। एक तो मूल प्रमाण पत्र, उससे आप इसमें डाटा सत्यापन किया जा सकता है। दूसरा डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प आपको इसमें दर्ज करना होगा। या तीसरा, इसमें आपको ये जो मैं अपनी प्रोफाइल सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, ये घोषणा आपको भरनी होगी। और उसमें आपको एग्जाम के टाइम पे उसमें बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आपका उस एग्जाम के टाइम बायोमेट्रिक सत्यापन इसके माध्यम से किया जाएगा। तो आपको एक बार यदि आपने उसके अंदर डाटा भर दिया तो वो फिर संशोधन नहीं होगा, इसलिए आप डाटा को भली भांति देख करके उसमें भरें। और आपको स्वयं की SSO ID से फॉर्म भरना है। दूसरी SSO ID से फॉर्म भरा गया फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा। इसके अंदर जो शुल्क रहेगा OTR का, वो देखिए सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, और नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपये, और समस्त जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी 400 रुपये का शुल्क देना होगा। और पूर्व में एक बार ये पंजीयन जो OTR जमा करवा चुके हैं अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा, उनको केवल फॉर्म भरना होगा क्योंकि उनकी OTR पहले से हो चुकी है। तो साथियों, ये रिक्त पदों का वर्गवार विवरण है इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। पहले ये गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसके बाद में इनका जो क्षेत्रीय आरक्षण है ओरिजेंटल रिजर्वेशन है वो है। तो आप इसमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्टें इसके अंदर है। अब इसमें देखिए एक प्रावधान है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। जो नॉन TSP एरिया है उसके लिए TSP एरिया वाले भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा। यदि वह अनुसूचित क्षेत्र में एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है या किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है, विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थितियों में अभ्यर्थी को अनुसूचित क्षेत्र के पदों के एवज में चयनित माना जाएगा। तो इसमें स्पष्ट दे रखा है कि जो TSP एरिया के जो कैंडिडेट है TSP क्षेत्र के, वो नॉन TSP और TSP दोनों जगह से वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, यानी 2 फॉर्म वो भर सकते हैं। अभी यदि उनका चयन दोनों जगह से होता है, TSP से भी हो जाता है नॉन TSP से भी हो जाता है, तो उनको दस्तावेज सत्यापन के समय विकल्प देना होगा लिखित में कि वो अपना चयन TSP क्षेत्र में करवाना चाहते हैं या नॉन TSP में। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा लिखित में उनको विकल्प नहीं देता है तो उसको TSP क्षेत्र में चयनित माना जाएगा। तो ये TSP क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये नियम है अलग से कि वो दोनों जगह से इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें अनुसूचित क्षेत्र के लिए उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे, अन्य जगह के इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब इसमें विशेष प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। फिर इसके अंदर दूसरा नियम है कि कार्मिक विभाग ने 17/1/2013 और 28/7/2023 के अनुसार यदि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके इस प्रकार से आरक्षित रिक्तियों के अधिकतम पश्चातवर्ती 3 भर्तियों के लिए अग्रेसित किया जाएगा। यानी वो पद यदि खाली रह जाते हैं तो आगे 3 वर्षों के लिए 3 भर्ती वर्षों के लिए यानी 3 भर्तियों के लिए वो पद अग्रेसित किए जाएंगे, यानी उनके अंदर वो मिलाए जाएंगे। और 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रेसित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए वो वर्ष गिना नहीं जाएगा, जो भर्ती जिस साल में भर्ती होगी उसी को भर्ती वर्ष गिना जाएगा। तो 3 भर्ती वर्ष यानी 3 भर्तियां जब भी होगी तो उन पदों को उनके अंदर ले लिया अग्रेसित किया जाएगा, उनमें लिया जाएगा। और 3 वर्षों के बाद भी यदि पद रिक्त रहते हैं तो उनको सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से उनको भरा जाएगा।
फिर है राजस्थान में आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस वाले के आरक्षित पदों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से इनको भरा जाएगा। और महिलाओं के लिए रिक्तियों का जो आरक्षण है ओरिजेंटल जो और कैटेगरी वाइज होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वो महिला आवेदक है पहले महिला कोटे में समायोजित किया जाएगा। इसमें एक और स्पष्टीकरण दिया गया है। तो इसमें स्पष्टीकरण यह है कि विवाहित जो महिला है आवेदक को अपने पिता के नाम से निवास स्थान और आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र इस प्रयोजन हेतु अमान्य होगा। तो जो महिला अभ्यर्थी है जो विवाहित है वो अपने पिता और निवास और आय के आधार पर जो जारी नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। पति के नाम से जो जारी प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा इसके अंदर। दूसरा है इसके अंदर कि इसमें जो कार्य विभाग की अधिसूचना 13/1/2016 के अनुसार महिलाओं को 30% आरक्षण, इसमें से नियमानुसार 8% विधवा, 2% परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न महिला श्रेणियों के लिए आरक्षित है। तो 30% में से 8% तो इसके अंदर विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित है और 2% परित्यक्ता जो महिला है उनके लिए आरक्षित है। और यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी परित्यक्ता या विवाह विच्छिन्न महिला से भरा जाएगा। और यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती तो उनके आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। और यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त में उपलब्ध नहीं होती तो उनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। अंदर ये दिया गया है कि इसमें से 30% जो आरक्षण है पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है प्रत्येक श्रेणी में। तो उसमें 30% में से 8% विधवा के लिए है, 2% परित्यक्ता के लिए है। अब इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि यदि विज्ञापित पदों में विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है जो 8% चाहिए किसी भी कैटेगरी में, तो उस विधवा श्रेणी को जो परित्यक्ता वाली महिलाएं यदि उपलब्ध है तो उनसे भरा जाएगा। और यदि परित्यक्ता महिलाएं हैं उपलब्ध नहीं है तो उनको विधवा से भरा जाएगा। और दोनों ही उपलब्ध नहीं है और रिक्त रह जाती है तो उनको सामान्य जो महिलाएं हैं उनसे उनके पदों को भरा जाएगा। उसके बाद में पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके इस प्रकार की आरक्षित रिक्तियां प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चावर्ती वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं की जाएगी। तो इसमें दिया गया है कि यदि मान लो उस कैटेगरी में जो 30% महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं उनमें यदि महिलाएं उपलब्ध नहीं होती है तो उन पदों को किसी प्रकार की सामान्य या विधवा परित्यक्ता जो महिलाएं उपलब्ध नहीं है पद रिक्त है तो उनको पुरुषों के पद से वो पुरुष अभ्यर्थियों से वो भरा जाएगा। उसमें जो भर्तियां की जो रिक्ति है वो अग्रेसित नहीं की जाएगी कि आगामी भर्ती वर्षों में अग्रेसित की जाएगी, वो पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरी जाएगी। जो छठा नियम है वो महत्वपूर्ण नियम है साथियों। देखिए इसमें अपील संख्या है इसमें 1085/2013 में 3/30/8/2018 और इसमें 18/9/2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर अर्थात अन्य राज्य की महिलाएं जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में SC ST OBC MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। तो साथियों महत्वपूर्ण नियम है ये, कई बार आते हैं क्वेश्चन ऐसे कि यदि अन्य राज्य की कोई महिला है और उसने राजस्थान के अंदर शादी कर ली तो शादी करने के बाद में वो किसी भी कैटेगरी में हो तो मूल निवासी तो वो है तो उसे सार्वजनिक नियोजन में SC ST OBC MBC वर्ग में आरक्षण का उसको लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा, वो सामान्य वर्ग के अंदर ही आएगी। उन्हें जो SC ST OBC MBC है उनका आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो ये स्पष्ट इसमें कर दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान की जो जातियां हैं नॉन क्रीमी लेयर 5% उनको आरक्षण दिया जाएगा। अगला नियम है इसमें
कि इसके अंदर देखिए सामान्य जो नियम है 26/7/2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग जो एससी, जो अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक या अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिए दे किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। तो इसमें देखिए सामान्य श्रेणी जो जनरल टॉप करेंगे, सामान्य श्रेणी पदों के विरुद्ध जो चयन होगा जिनका, तो आरक्षित वर्ग जो भी के वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे इसके लिए, जो सामान्य श्रेणी में जिनका चयन होगा कि उन्होंने जो शुल्क है आवेदन शुल्क उसके अलावा किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। कि जैसे मान लो किसी की आयु में किसी ने छूट ले ली 5 वर्ष की और उसके बाद में उसका चयन सामान्य श्रेणी में होता है, तो उसको सामान्य श्रेणी में न किया जा करके उसको जो उसकी कैटेगरी है उसमें उसका चयन किया जाएगा, भले ही उसके नंबर है सामान्य श्रेणी की है। इस नियम का अर्थ ये हुआ। तो इसमें सामान्य श्रेणी के जो पदों के विरुद्ध चयन है वो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनका ही होगा जिन्होंने जो शुल्क है उसी की छूट ली है, अन्य कोई छूट उन्होंने नहीं ली है। तो ये इसमें स्पष्ट किया गया। अगला इसके अंदर नियम है कि राजस्थान राज्य के अलावा अन्य अभ्यर्थी जो अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं, राजस्थान के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंदर ही आवेदन करना होगा। तो अन्य जो स्टेट के जो कैंडिडेट हैं अभ्यर्थी हैं उनको वो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो उनको आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, तो उनको सामान्य श्रेणी से ही उनका आवेदन करना होगा चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों। फिर उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित है तो उनके लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% इसमें पद आरक्षित है। और इसके अंदर राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो भूतपूर्व सैनिकों ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। अन्य स्टेट के जो भूतपूर्व सैनिक है उनको लाभ नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर अगला नियम है उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों के लिए। तो इसमें उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% इसमें आरक्षण देय होगा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। तो इसमें 2% पद उनके लिए। तो इसमें देखिए जिन्होंने जो टूर्नामेंट है या चैंपियन है, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, दक्षिण एशियन गेम, राष्ट्रमंडल गेम, विश्व कप, विश्व चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स या फिर स्कूल गेम्स ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी भी खेलकूद जो नेशनल लेवल का है उसके अंदर उन्होंने भाग लिया हो या उनकी टीम ने भाग लिया हो और उसमें स्पर्धा मेडल जीता हो तो, और फिर उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी के किसी भी खेलकूद में उन्होंने कोई मेडल जीता हो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के किसी भी खेलकूद किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियन में मेडल जीता हो या पैरा ओलंपिक इंडियन एसोसिएशन में उन्होंने भाग लिया हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए साथियों इसमें वेतनमान है वो पे मैट्रिक से लेवल 1 है और परिवीक्षा काल में मासिक जो फिक्स वेतन है वो दिया जाएगा। तो इसके अंदर और इसमें जो पात्रता और शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो उसको 10वीं पास सेकेंडरी एग्जाम उत्तीर्ण उसको होना जरूरी है। तो सेकेंडरी क्लास उत्तीर्ण पास किया होना वो जरूरी है। अब इसमें नीचे स्पष्टीकरण है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है जो नियमों में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो जो 10वीं क्लास की परीक्षा इस साल दे रहे हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। जिन्होंने पास कर ली है वो भी भर सकते हैं और कम से कम है ये मिनिमम। उसके बाद में 10वीं 12वीं चाहे कितना भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। तो इसके अंदर सेकेंडरी का जो
शैक्षणिक योग्यता है सेकेंडरी की, तो वो जो सेकेंडरी के एग्ज़ाम दे रहा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसमें जो मुख्य परीक्षा होगी तो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से किया जाता है। तो जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है तो वहाँ पर जैसा भी पहले हो उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना जरूरी है। यानी जो एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम से पहले उनका रिजल्ट आना जरूरी है। इसमें स्पष्टीकरण दे रखा है कि इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। लेकिन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। तो इसकी जो एग्ज़ाम होगी चतुर्थ श्रेणी भर्ती सीधी भर्ती की जो परीक्षा होगी उससे पहले उनको जो शैक्षणिक योग्यता है वो अर्जित करनी अनिवार्य होगी, यानी उनका रिजल्ट उस डेट से पहले आ जाना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए आयु सीमा, तो आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो वो इसके लिए योग्य है। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाले आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है, इसलिए आवेदकों की आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 1/1/2026 को 18 वर्ष पूरी कर चुके हों या जिनका 40 वर्ष से जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई हो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आयु सीमा में जो छूट है वो इस प्रकार से दी जाएगी। तो देखिए आयु सीमा में छूट के प्रावधान इस प्रकार है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं और राजस्थान के स्थायी निवासी है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। एनसीसी कैंडिडेट्स हैं उनमें एनसीसी में की गई सेवा काल के बराबर की छूट दी जाएगी और यदि पारिमाणिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक न हो तो उन्हें आयु सीमा में विहित समझा जाएगा। तो 3 साल की छूट उनको एनसीसी कैंडिडेट्स को दी जाएगी। और रिजर्व में स्थानांतरित रिक्शा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी और जो भूतपूर्व कैदी है उनके लिए आयु सीमा की लागू नहीं होगी। उसके अलावा विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो तो विधवा और विवाह विच्छिन्न जो महिलाएं हैं उनके लिए आयु सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। वो कितने भी आयु की महिला है इसके अंदर आवेदन कर सकती है, लेकिन जो सेवानिवृत्ति की आयु है उससे कम होनी चाहिए। ये नहीं कि 60 साल के बाद में भी आवेदन कर रहे हैं, तो यानी 60 से पहले की जो महिला है वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। उसके अलावा जो दिव्यांग हैं उनको 5 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। दिव्यांगों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी, यानी वो SC ST का कैंडिडेट तो उसको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसके अलावा यदि वो दिव्यांग भी है तो उसको 5 वर्ष की छूट अलग से दी होगी, यानी अतिरिक्त छूट होगी दिव्यांगों के लिए। जो कैटेगरी की जो छूट है वो अलग होगी और जो दिव्यांग है उसकी ये अतिरिक्त छूट होगी। इसमें जो पेंशन है राजस्थान सरकार द्वारा नियमानुसार राजस्थान सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। और विवाह पंजीयन, इसमें राज्य की सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है, तो ये विवाह पंजीयन आपको जमा करवाना होगा। तो इसमें अब देखिए पंजीयन शुल्क जमा करवाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि अब तक सारी जानकारी दे दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे। तो साथियों अब हम बताते हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन है 21/3/2025 से 19/4/2025 को ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं, यानी 21 मार्च 2025 से और 19 अप्रैल 2025 तक इसमें आवेदन भरे जाएंगे। और जो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो भी 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक करे जा सकते हैं और उसके साथ ही इसमें फॉर्म भी भरे जा सकते हैं। और इसमें जो परीक्षा का आयोजन है संभावित डेट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए 18 से और 21 सितंबर 2025 को इसमें
परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, टैबलेट आधारित होगी या ऑफलाइन होगी, ये परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास में सुरक्षित है। तो ये भर्ती प्रक्रिया है ऑफलाइन होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इसके अंदर पद हैं और पदों के हिसाब से इसके अंदर जो अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें आवेदन करेंगे। तो साथियों, ये परीक्षा की जो संभावित डेट है 18 से और 21 सितंबर 2025 है। अब साथियों, इसमें नियुक्ति की कुछ अयोग्यताएं हैं जो मैं बता देता हूं कि ऐसे पुरुष जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है, और ऐसी महिला आवेदक जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती। उसके बाद में कार्मिक विभाग की 16/3/2023 के अनुसार ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 1/6/2002 या उसके बाद में 2 से अधिक संतान है तो सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जिनके 2 से ज़्यादा संतान है वो, लेकिन उसमें 2 से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या जो 1 जून 2002 को है बढ़ोतरी नहीं होती है। उसके बाद में जहां अभ्यर्थी पूर्व प्रसव से एक ही संतान है परंतु पश्चावर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो सकती है, तो वहां संतानों की कुल गणना करते समय तो दोनों संतानों को एक इकाई समझा जाएगा। यानी यदि किसी के 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं तो उसमें फर्स्ट डिलीवरी में पहले जो प्रसव था उसमें 1 और सेकंड डिलीवरी में यदि उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं तो उसको 1 इकाई माना जाएगा, 2 बच्चे माने जाएंगे तो वो आवेदन कर सकता है। किसी अभ्यर्थी की संतानों में कुल संख्या गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो। यानी जो दिव्यांग हो तो वो उसके अंदर निःशक्त हो बिल्कुल, तो उसको उसके अंदर नहीं गिना जाए। एक और स्पष्टीकरण है कि इस उपनियम के उपबंध किसी विधवा और विवाह विच्छिन्न जो महिला है की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे। उनके कितने भी बच्चे हो सकते हैं, विधवा और विवाह विच्छिन्न महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। साथियों, अब इसमें जानकारी है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन का मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें आवेदक जिस श्रेणी में आता है उसी श्रेणी में वो उसको आवेदन करना है। राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलेयर श्रेणी के आवेदक राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यानी अन्य स्टेट के को सामान्य वर्ग में आवेदन करना है। तो साथियों, इसके अंदर आपको पहले बता दिया कि इसमें SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो आवेदन फॉर्म है वो आप जो भी आपकी जो डाटा है जो आप उसमें भरोगे सूचनाएं, उन सूचनाओं को आप एक रफली नोट कर लें, और नोट करने के बाद में जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो आप स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ई मित्र वाले से भरवा रहे हो तो एक बार प्रीव्यू उसको देख ले, चेक कर ले अच्छी तरह, और चेक करने के बाद उसको फाइनल सबमिट करें। क्योंकि साथियों, पिछली बार CET जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो त्रुटियां हो गई थी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्ज़ाम बाद में उन त्रुटियों का संशोधन करवाया था। तो उन त्रुटियों का संशोधन कईयों के तो हुआ ही नहीं, तो वो एक मन में टेंशन रहती है हमारे मन में कि होगा या नहीं होगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा के बाद में करवाएगा संशोधन, पहले करवाएगा, लेकिन हम मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसी गलतियां न करें, आप बिल्कुल सोच समझ करके अच्छी तरह धीरे धीरे उस फॉर्म को भरना है।